नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग में बेहद खास पेशकश जागो ग्राहक जागो, जहां आप और आपके अधिकारों की बात हम उठाते हैं और आपको बनाते हैं अपने हक का जागरूक प्रहरी। आज का पूरा जो शो है वो समर्पित होगा एक बेहद अहम मुद्दे पर, ग्राहकों के जानने का अधिकार यानी राइट टू नो, जिस पर फिलहाल हमारी सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल भारत में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग उठाई गई है कि हर उत्पाद के बारे में ग्राहक को उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी, उत्पादन व समाप्ति तिथि, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट और सरकारी प्रमाण पत्र जैसे BIS या FSSAI की जानकारी उसकी पहुंच में होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि दुकान वितरक या व्यापारी की स्पष्ट जानकारी जैसे नाम, पता, पंजीकरण नंबर, फ़ोन नंबर, कर्मचारी संख्या उस दुकान के प्रवेश द्वार पर पड़े अक्षरों में लिखी हुई होनी चाहिए। और इसका उद्देश्य बहुत सरल और साफ है। ग्राहक जब खरीदारी करें तो उसे पता हो कि वो किसके साथ लेन देन कर रहे हैं और कोई धोखाधड़ी, गुमनाम दुकान या छिपे भाव से उसे बचाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 4 सप्ताह में इस याचिका पर अपना जवाब देने को कह दिया है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार भी माना जा रहा है। इस शो में हम जानेंगे कि राइट टू नो होता क्या है, ये हमें खरीदारी में कैसे मदद करता है, व्यवसायों पर इसका क्या असर होगा, खासकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो क्या असर होगा, और अगर कोर्ट सकारात्मक फैसला यहाँ देती है तो ये फैसला हमें कैसे सुरक्षित बनाएगा। दोस्तों, जब ग्राहक जानता है तभी ही वो मजबूत होता है। आपका जानने का अधिकार, राइट टू नो, न केवल आपकी खरीदारी को पारदर्शी बनाता है बल्कि गलत व्यापारिक प्रथाओं से आपको बचाता भी है। तो हमारे साथ बने रहना है क्योंकि जागो ग्राहक जागो में हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, समझेंगे इसका कानूनी, व्यवहारिक और व्यवसायिक पहलू क्या है और साथ ही आप इस कानून को अपने फायदे में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश भी हो रहे होंगे, जो आज हम इस शो के जरिए उठा भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राइट टू नो को इसे संविधान की पूरी ताकत से संरक्षण मिलने की जरूरत है? क्या ये जानकारी पारदर्शिता और बाजार में जवाबदेही को सुदृढ़ बनाएगी? क्या इस तरह के उपभोक्ता अधिकारों को न्यायालय के बजाय संसद द्वारा कानूनी रूप में बनाना ज्यादा प्रभावशाली होगा? कैसे सुनिश्चित होगा कि हर किस्म के बाजार, चाहे किराना की दुकान हो या Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स हो, एक समान स्तर पर पारदर्शी हो? क्या न्यायिक मान्यता से शिकायत प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए? इस मंच की क्या भूमिका हो सकती है ताकि उपभोक्ता न सिर्फ जानने की अपेक्षा करें बल्कि जान का उपयोग करके अपने हकों की रक्षा भी करें? हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ गए हैं इस चर्चा में, निखिल डे हैं RT एक्टिविस्ट, अश्विनी दुबे जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं जो कि कंज्यूमर राइट एडवोकेट भी हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और रेखा जी, आपके पास आएंगे। राइट टू नो, देर आए दुरुस्त आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कंज्यूमर कानून जो बना है पहले 1986 में बना था, और जब ये बना था उस समय भी इस बात को ये रिकग्नाइज किया गया था कि जो कंज्यूमर है उसको, वो कंज्यूमर इज किंग, एक कहावत है पुरानी, कंज्यूमर इज किंग। और गांधी जी का तो ये फिलॉसफी थी कि जो व्यापार है वो कंज्यूमर की वजह से ही चलता है। तो कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को वो जो इज्जत है, जो मर्यादा है और जो इम्पोर्टेंस है, उसको ट्रेड एंड बिजनेस के अंदर उसको मिलनी चाहिए। कोई भी उसको व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता कि हाँ जी, एक बार हमने चीज बेच दी तो वो अब आपकी होगी, आप ही जिम्मेदार हो। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 1986 में जब कानून बना, उसके बाद 2019 के अंदर भी उसके अंदर संशोधन हुआ, और बार बार दोनों कानून, 86 का कानून और 2019 का कानून, इसी बात को दोहराता है कि जो उपभोक्ता है, जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, जिसकी वजह से व्यापार की दुनिया चलती है, वो उसको पारदर्शिता के साथ में कंज्यूमर को हर चीज को बताना पड़ेगा। आप सिर्फ एक चीज को सुंदर की तरीके से सजाकर आप अपनी दुकान में नहीं रख सकते और ये कह सकते कि जी आपको उसको पूछने का कोई अधिकार नहीं। आपको सिर्फ कीमत पूछने का अधिकार है, उस कीमत को जमा करिए और उसके बाद अब जाइए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना तो दुकानदार की, ना कोई व्यापारी की, ना कोई मैन्युफैक्चरर की।
तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए ही कानून के अंदर बार बार जो है इस बात को दोहराया जाता है कि कंज्यूमर जो अपने पैसे को खर्चता है, चाहे वो ई कॉमर्स के जरिए खरीदे, चाहे वो दुकान में जाके खरीदे, उसको पूरा का अधिकार है कि जब उसने कोई पैसा खरीद के कोई वस्तु खरीदी है या कोई सेवाएं खरीदी है, वस्तु और सेवाएं दोनों चीजों में उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। यानी कि जितना पैसा उसने खर्चा है उसको उसकी पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए, और साथ साथ जो व्यापारी है या मैन्युफैक्चरर है वो गलत जो व्यापार तरीके से नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित तरीके से व्यापार नहीं कर सकता। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम अंग्रेजी में हमारे कहा जाता है डेफिशिएंसी फॉर सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इन दोनों चीजों को रोकने के लिए ही ये कंज्यूमर का कानून बना हुआ है। और पारदर्शिता यानी कि राइट टू नो, ये चीज कोई भी वस्तु है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो आपको कोई पहनने की है, चाहे वो आपकी मोटर कार है, या चाहे कोई आप सेवाएं ले रहे हैं, जैसे कोई आप एयरप्लेन की सेवाएं ले रहे हैं या होटल इंडस्ट्री या ट्रेन की सेवाएं ले रहे हैं, आपको हर चीज जानने का अधिकार है। ये कैसे बनी, कौन इसका व्यापारी, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करी गई, कितने समय की गारंटी है, कितने समय की वारंटी है। कंज्यूमर इज किंग, और उसको हर चीज आपको पारदर्शिता के साथ बतानी पड़ेगी। आप कोई भी तरह का ट्रेड सीक्रेट उसके साथ नहीं रख सकते। बिल्कुल रेखा मैम, क्योंकि आप बहुत समय से इस पूरे स्पेसिफिक सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, हमेशा जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है काफ़ी मुखर होकर आप अपनी बात रखती हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब सवाल अश्विनी ये भी है कि क्या ये काफ़ी है? बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर को लेकर, उपभोक्ताओं को लेकर शिकायतें हैं। देखिए, एक बात होती है कि ग्राहक उपभोक्ता खुद जागरूक रहे, जो कि मेरे ख्याल से इस तरह के कदम से वो होना चाहेगा। एक बार जब उसको पता है कि एक राइट टू नो जैसा हक उनके पास है, तो अपने आप से वो जागरूक होना भी चाहेंगे। वरना अश्विनी जी, हाल तो आजकल ऐसा है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत प्रोडक्ट आपको बेचा है, या किसी भी तरह की शिकायत हो, कंज्यूमर थक जाता है इंसाफ मांगते मांगते, और सुनवाई अगर होती भी है तो बहुत समय के बाद होती है। समय लगता है, पेंडेंसी बहुत है, और आप एक कंज्यूमर कोर्ट के सबसे निचले पायदान पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां शुरू करते हैं, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से ही आउट हो गया, वो कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो गई। तो ये सारी बातें हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है यहाँ पर। अभी देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसकी धारा 2(6) वो ये कहती है कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रैपलस एक्सप्लॉयटेशन जो है कंज्यूमर्स का नहीं होना चाहिए। यानी कंज्यूमर को क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, BIS, FSI, जैसा आपने कहा, उस सर्टिफिकेशन का जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं उसको जानने का अधिकार है। साथ ही साथ कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन डीलर है, कौन ट्रेडर है, कौन सेलर है, कौन शॉप ओनर है, और क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी आती हैं, कैसे आती हैं। तो ये इस दिशा में कानून स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाएं तो मूल में हम देखेंगे कि जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है, तो उसको हम देखें तो सेक्शन 26 और आर्टिकल 19 को एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि तो हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है राइट टू नो, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ट्रेडर, सेलर और शॉपकीपर कौन है। दूसरा, आप ये देखिए कि शॉप्स पर कौन शॉपकीपर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन एम्प्लॉय है, उनका नाम डिस्प्ले नहीं होता है। जबकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिलता है, जो वो एक फ्रेम करवा के रखते हैं शीशे के ग्लास कवर में, तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं कि किसके नाम पर है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कि कंपनी रजिस्टर्ड है, ओनर कौन है, और फिर कौन वहां पर एम्प्लॉइज है, ये भी जानने का अधिकार है। जबकि अगर आप देखें तो ये इंश्योर करना सेंटर और स्टेट को जरूरी है को डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ट्रेडर, सेलर, शॉप ओनर, उनके नाम, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके लाइसेंस, उनके एड्रेसेस, उनके एम्प्लॉइज के नाम, फोन नंबर एंट्री गेट पर बोल्ड नंबर पे लिखे, विजिबल लिखे, ताकि ऑर्डिनरी पर्सन वो अपने प्लेस, चॉइस ऑफ प्लेस पे पहुंच सके। निखिल देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निखिल, फिलहाल तो ये याचिका दायर है, लेकिन उपभोक्ता अधिकार आंदोलन को कितना आगे ले जाएगा ये राइट टू नो वाला कदम? हाँ, तो पहली बात है, ये तो पहला नोटिस जारी हुआ है,
तो और जवाब मांगा है, तो स्टेट्स और सेंटर जवाब देंगे, लेकिन कम से कम उस दिशा में गए हैं। और हम जैसे लोगों का मानना है, जो सूचना के अधिकार के आंदोलन, सूचना के अधिकार कानून को 20 साल हो जाएंगे अक्टूबर में भारत में, और उस कानून ने सरकारी क्षेत्र में बहुत पारदर्शिता लाने का काम किया है और उस पे लंबी लंबी बहसें चली है। लेकिन कमर्शियल क्षेत्र में, जहां हम लोग खरीदते हैं सामान, कंज्यूमर राइट्स है, वहां जरूर पारदर्शिता के कुछ हिस्से हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में, लेकिन वो सामग्री का है और लेबल को लेके है। लेकिन कौन बेच रहा है, उसके एम्प्लॉयज कौन हैं, उनके क्या क्या लोग डील कर रहे हैं, दुकान के वर्किंग आवर्स क्या है, ये चीजें बिल्कुल बहुत बहुत कम हुआ है। और लोग ऐसे ही दुकानें कुछ कुछ ये ऐसे नोटिस लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर कोई दो राय नहीं हो सकता है कि ये होने में एक बहुत अच्छा कदम है, होना चाहिए। अब सवाल जरूर उठेंगे कि केंद्रीय सरकार क्या कहेगा, राज्य सरकार क्या कहेगी, और ये सारे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है ये क्या कहेंगे, और फिर कोर्ट क्या निर्णय देगा। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। एम्पावर करने की बात हो रही है उपभोक्ताओं को, लेकिन काफी हद तक राज्यों को भी ये दिशा निर्देश पालन करने के लिए कह दिया गया है। एक तरह से हम देखें तो कदम बहुत अच्छा है, और अगर राज्य इसका पालन करे तभी जाके हम देखेंगे देशव्यापी ये जो आंदोलन है अधिकारों का वो आगे बढ़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है कि राज्यों में किसी भी तरह से अपनाने को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं, पालन करने को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं? किस तरह की अड़चनें आप भांप पा रही हैं? देखिए, जहां पर आपका मन पॉजिटिव है और आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो बाकी सब चीजें तो बहाने बन जाती हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक सेंट्रल एक्ट है, यानी कि वो राज्य के ऊपर निर्भर नहीं है, स्टेट वाइज नहीं है, वो सेंट्रल एक्ट है। तो ये जो मुझे मेरे हिसाब से कोई भी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ कानून होते हैं जो राज्यों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि फर्ज करिए कि गुजरात का कोई कानून होगा, कोई महाराष्ट्र का कोई कानून होगा, दिल्ली का कुछ लोकल लॉज जिनको हम कहते हैं लोकल लॉज होंगी, पर मेरी समझ के अंदर कोई भी जो लोकल लॉ है वो भी इसके अंदर आड़े नहीं आ सकती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मैंने अभी कहा वो एक राज्य का कानून है, सेंट्रल एक्ट जो सेंटर का कानून है, और वो पूरे देश के अंदर लागू होता है। तो अगर कोई भी राज्य ये कहता है कि देखिए ये हमारी हम इन चीजों को नहीं मान सकते हैं, ये हमारे राज्य के अंदर ये चीजों की लिमिटेशन है, वो सिर्फ एक बहाना होगा जहां पर आपकी दृढ़ इच्छा होगी कि आप उपभोक्ता को, कंज्यूमर को पारदर्शिता के साथ में, सच्चाई के साथ में उसको वैल्यू फॉर मनी देंगे। आपके दिल के अंदर, मन के अंदर कोई तरह का चोर नहीं है, आप सच्चे मन से साफ का कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाधा आएगी। लोकल लॉज कोई भी इस तरह की किसी भी राज्य की नहीं हो सकती जो सेंट्रल लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर आएंगी। चलिए, तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होगा, उनको जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितने इफेक्टिव तरीके से होगा। और अश्विनी, ये सवाल आपको मैं पूछ रही हूँ क्योंकि तमाम तरह के कानून जो हैं वो अभी भी लागू है। अगर हम फसाई की तरफ से देखें, BIS की तरफ से देखें, फिर भी हम देख रहे हैं कि इन नियमों का भले ही वह प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग की बात हो या कोई और पहलू हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, सवाल यहाँ पर यह है कि जब इतने धड़ल्ले से इनका उल्लंघन होता है, जब रेड पड़ती है तब पता चलता है कि किस तरह से उल्लंघन हो रहा था। अब तक जो मौजूदा नियम कानून है अश्विनी, अगर उन्हीं का ही हम देख रहे हैं कि सही तरीके से इसको लागू नहीं किया जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है, ट्रैकिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, इक्का दुक्का गाहे बगाहे अगर कोई रेड हो गई तो पता चलता है, वरना तो उसका भी कोई ठोक ठिकाना है नहीं। इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे प्रॉमिस करेंगे? हम बहुत बड़े इंफ्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर अश्विनी, जिसके लिए हमारे पास सेटअप नहीं है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन एक विल पावर, गवर्नमेंट की एजेंसीज जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हमने देखा तमाम लेड के केसेस आए, चाहे
फूड प्रोडक्ट्स हो उनमें आया, कई बार ऐसा आया कि वो एक्सपायरी चीजें मिल रही है, मेडिसिन के केसेस में हमने देखा। तो क्या अल्टीमेटली वो जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में, याचिका में नोटिस किया है सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, कानून तो अभी भी नहीं बना है। और कानून नहीं बना है, कानून सिर्फ इतना सा है कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेरा बन गया, रेरा की जगह जगह एडजुडिकेटिंग बॉडीज काम कर रही हैं, उन सब के बाद भी हमारा जो एक लंबा अपीलेट प्रोसेस है उस प्रोसेस में फंस करके कंज्यूमर जो है वो चलता जा रहा है। कंज्यूमर के पास ना तो वो अलग ईएमआई के मारे एक तरफ दे रहा है, दूसरा उसका किराया जा रहा है, तीसरा उसको बिल्डिंग नहीं मिल रही है, उधर से पेमेंट अलग चली गई, नहीं जाते तो अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे देखें तो रेरा भी बना, रियल एस्टेट में भी लॉ लेके आए, लेकिन उसके फ्लॉज और जो उसको फ्लॉट कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। अब यहां पर यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अश्विनी उपाध्याय जी की फाइल हुई तो उसके बाद यहां से नोटिस हुआ, और नोटिस के बाद आने वाले दिनों में कोर्ट क्या नियम बनाती है, क्या कहती है, वो उस पर तय होगा। परंतु कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि राइट टू नो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्रूशियल इसलिए है कि कंज्यूमर को अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस, डिसीजन और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से, अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन से वो बच सके, इसके लिए जरूरी है। दूसरा, उसका इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इसलिए होना चाहिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जाने, डीलर के बारे में जाने, ट्रेडर के बारे में जाने, सेलर के बारे में जाने, शॉप ओनर के बारे में जाने, उसका क्या नया नाम है, क्या रियल नाम है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, ताकि कंज्यूमर उसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और रेपुटेशन सामान खरीदने से पहले जो है समझ सके। तीसरा, उसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड, क्योंकि कई बार ऐसे भी देते, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसे भी किए कि लेबलिंग लगा दिया किसी एक पर्टिकुलर ब्रांडेड टीवी सेट का, और टीवी सेट मार्केट से ला करके खरीद लिया और लेबल लगा करके उसको ब्रांडेड बना के बेच रहे थे। वो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, फ्रॉड में आएगा। लेकिन जब तक वो डिस्क्लोज होगा तब तक तो लाखों लोगों को वो बेच चुका होगा, चूना लगा चुका होगा। और फिर एक एक व्यक्ति एविडेंस के लिए, जब हमारे देश में लोग विटनेस देने के लिए कोर्ट्स पे नहीं आते हैं, उनको लगता है चलो यार हमें क्या करना है। तो इन परिस्थितियों में जो वॉचडॉग करने वाली अथॉरिटीज हैं उनको सजग रहना पड़ेगा, ताकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड हो सके। राइट टू सीक रिड्रेसल, देखिए कंज्यूमर इशू है, अगर किसी प्रोडक्ट में, सर्विस में डिस्ट्रीब्यूटर को जानने का, तो कंप्लेंट फाइल हो तो कंप्लेंट टाइम बाउंड मैनर में मिले। हम और रेखा जी तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में भी कई बार जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन डिस्पोजल नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता को न्याय जल्दी नहीं मिल जाता, क्योंकि देरी से न्याय मिलना भी न्याय मिलने की परिभाषा के सुसंगत और खरा नहीं उतरता है। तीसरा, देखिए इनेबलिंग फेयर ट्रेड, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ट्रेडर, सेलर और शॉप ओनर ट्रांसपेरेंट होंगे, उनकी डिटेल्स ट्रांसपेरेंट होंगी, तो एक फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आएंगे जहां हर कंज्यूमर भी इन्फॉर्म चॉइस कर सकेगा, और वो उनको ऊपर भी जो है विश्वास होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर। और सेलर की आइडेंटिटी और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। एक निखिल से भी मुझे कमेंट लेना होगा, क्योंकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी कुछ कड़ाई यहाँ पर बरतनी होगी। किसी भी तरह की सजा का प्रावधान या जुर्माना, इस तरह की चीज अगर आती है, कैसे इंश्योर करें निखिल कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो और ये कंज्यूमर्स को दिखाई दे कि इम्प्लीमेंट हो रहा है और नहीं करने पर सजा भी दी जा रही है। ये एक सेक्शन, ये इसको लागू करने में आरटीआई का भी मदद लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, क्योंकि आरटीआई में केवल सरकार से पूछ सकते हैं, जनता यहाँ इसकी शिकायत भी कर सके अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेकिन सूचना के अधिकार अनिवार्य कर सके सरकार के एक एजेंसी में शिकायत देखी कि यहाँ इन्होंने ये सूचनाएं नहीं डाली, ताकि जनता सहयोगी, करोड़ों जनता सहयोगी हो जाए, तो इसका पूरा लागू हो जाएगा जहां जरूरत है, और यहाँ लोगों के बीच में अवेयरनेस बिल्ड होगा। और वो एक सेक्शन 2F है जो कहता है दैट अ पर्सन कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी रिलेटेड टू अ प्राइवेट एजेंसी who are required to provide and furnish information under any other law। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत यदि ये आ जाए कि उनको ये सूचनाएं देनी है, तो हम जाके स्टेट से, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है, उनसे कह सकते हैं कि इस बाजार में या इस वेबसाइट में या इन दुकानों में ये चीजें नहीं आई है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक अपने आप में एक प्रावधान है।
और लागू करने में चैलेंजेस जरूर होंगे, लेकिन कौन से कानून में चैलेंजेस नहीं होते हैं। समझदारी के साथ ये करना चाहिए और जरूर आरटीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बीच में एक सिनर्जेटिक, एक अच्छा एक दूसरे के जुड़ाव का एक रिश्ता बनाना चाहिए। देखा, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए, जहां तक ऑफलाइन की बात है तो आपके सामने शख्स है, दुकानदार आपके सामने है, आप जानकारी ले सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो बेसिकली आपके पास वो सहूलियत है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप एक गुमनाम सेलर के साथ डील कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस हैं, ग्रीवांस एड्रेसेस तरह की उनकी अपनी अपनी सेक्शंस हैं जहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कुछ बहुत प्रोएक्टिवली आपकी शिकायतों की सुनवाई भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो कि खबरें बनती हैं जहां कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी भी तरह से मनमानी चल रही है। वहां मॉनिटरिंग कैसे होगी मैम? क्या उसके लिए अलग तरीके के नियम कानून होने चाहिए? राइट टू नो की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो हम कैसे उनको पकड़े? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, खास करके आजकल के जमाने को देखते हुए, जहां पर सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं पर हर वर्ग के लोग हैं जो आजकल ई कॉमर्स के जरिए शॉपिंग करते हैं। एक तरह का ट्रेंड ही बन गया है कि लोग मार्केट में शायद कम जाएंगे और इन्हें घर में बैठे बैठे शॉपिंग करेंगे, खास करके कोविड के बाद में, कि ई कॉमर्स वाले भी अपना जो हर तरीके का स्पष्टीकरण करेंगे कि उनको एक अपना ऑफलाइन भी अपना जो दफ्तर है वो बनाना पड़ेगा, जिसको वो अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो ऐप है उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे। कि फर्ज करिए हम अमेज़न की बात करें तो कुछ चीजें होती जो अमेज़न अपने आप बेच रहा है, कुछ चीजें होती हैं जो अमेज़न किसी और से खरीद के जो कोई सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है उससे बेच रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो जब भी आप किसी ऐप के ऊपर कुछ जाके आप कुछ चीज को खरीदते हैं तो वो सब चीजें वहां पर डिस्क्लोज होनी चाहिए। इसके लिए खास करके जैसे मैंने अभी कहा कि ई कॉमर्स गाइडलाइंस एंड रूल्स बने हुए हैं, और ई कॉमर्स भी है जो एक गुमनाम तरीके से अपने व्यापार और धंधे को नहीं कर सकते, मुनाफा नहीं कमा सकते। जो कानून ऑफलाइन व्यापारी को, डीलर को, सेलर को, मैन्युफैक्चरर के होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन वालों के ऊपर भी लागू होंगी, और वो अपना वर्चुअल वर्ल्ड में होने का फायदा नहीं उसका फायदा उठा सकते। और उसके साथ साथ उनको पारदर्शिता रखनी होगी, क्योंकि जैसे आज का आपका टॉपिक है राइट टू नो, वो एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर मैं कोई पैसा खर्च करके कोई चीज को खरीदती हूँ या कोई सेवाओं को खरीदती हूँ, तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है जो संविधान के तहत गारंटीड है कि मेरे को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, कोई तरह का मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई तरह का राइट टू प्राइवेसी के आड़ के अंदर कोई भी व्यापारी, डीलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह उस चीज को नहीं छुपाएंगे। तो ई कॉमर्स के लिए भी सरकार ने वो गाइडलाइंस और कानून बना रखे हैं जो ऑफलाइन वालों के लिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से नियम कानून और हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिनका पालन भी हो रहा है और कुछ का उल्लंघन भी हो रहा है। पते की बात यहाँ पर यह है कि उपभोक्ताओं को और ताकत देने के लिए, उनके हक को और बढ़ाने के लिए और उन्हें इस बात को लेकर आश्वासन देने के लिए कि आपके लिए भी कोई खड़ा है और आपके हर मामले की सुनवाई होगी, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले जागरूक हो जाएं। और राइट टू नो यही सफ़र में एक पहला कदम है। आगे अब देखना होगा कि इसका पालन कैसे किया जाता है, राज्य जो है इस पर किस तरह से अमल करते हैं। अभी तो फिलहाल याचिका दायर है, लेकिन जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन एक बढ़िया दिशा की ओर पहला कदम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए, और मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों